हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल आर लर्निंग क्लासेस। एक बार मैं फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ। लेकर आया हूँ आप सभी के लिए एक बात करने आया हूँ रशिया और यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट पे। तो आज का वीडियो पूरा होने वाला है रशिया और यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट पे, और जितना मेरी नॉलेज है मैं उस नॉलेज के हिसाब से आपको कुछ टाइम में, थोड़े ही टाइम में जितना हो सकेगा उतना समझाने की कोशिश करूंगा कि ये कॉन्फ्लिक्ट क्यों है, क्या है और कैसे है। तो वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर दीजिएगा। शेयर आप लोग नहीं कर रहे हैं, इस पेज पे थोड़ी समस्या है कि लाइक और शेयर बढ़ाइए। और सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक चैनल को नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। व्यू लगातार धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, एक रीजन ये भी है हमारा डेली बेसिस पे वीडियो ना बना पाने का। ठीक है, तो आप लोगों से मॉरल सपोर्ट की जरूरत है, और आप लोगों से सपोर्ट की हाथ जोड़कर आप लोगों से प्रार्थना यही है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करा करिए, लाइक किया करिए, ताकि जितना जल्दी हो सके ये चैनल हमारा उतना जल्दी बढ़ जाए, ग्रो कर जाए। भाई आप लोगों के लिए भी फायदा है और हमारे लिए तो ऑब्वियस सी बात है, फायदे की बात है ही। ठीक है, अब देखिए हम लोग मोबाइल से वीडियो शूट करते हैं। अभी तक हमारे पास ट्राइपॉड वगैरह भी नहीं था, माइक भी नहीं था, अब हमने वो भी अरेंज कर लिया है। अभी मोबाइल से वीडियो बना रहे हैं, बोर्ड का भी काफी अरेंजमेंट करना है। तो प्लीज आप लोग से गुजारिश बस इतनी सी, आपको सिर्फ छोटे से काम करना है, एक लाइक पे क्लिक करना होता है और एक शेयर मार के किसी और को भी, अपने दोस्त यार किसी को भी बताना होता है। ठीक है, तो चलिए बात ये खत्म करते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली रशिया और यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट क्या है, ये कहानी अभी कहां से स्टार्ट होती है, उस पर थोड़ा सा हिस्ट्री में चलते हैं हम लोग। हिस्ट्री की क्लासेस आपकी बहुत जल्दी आने वाली हैं, ये मैंने आपको बता दिया पहले से ही। तो 1917 में जो मैं की पॉइंट्स है मैं वो आपको बताना चाह रहा हूँ, जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है, बस उतना ही। आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, कितने तोप गिरे, कितने गोले गिरे, कितने, वो सब सिर्फ की पॉइंट्स। तो 1917 में रशियन रिवॉल्यूशन हुआ था। वहां के किंग कौन थे उस समय? तो निकोलस टू थे। निकोलस टू, उसका हीरो, नायक, यानी बोले तो सेनापति जो होता था अपने यहाँ पे, वो कौन था? वो लेनिन था। अब लेनिन नाम से सुन के आपने याद किया होगा, तो हम लोग ने लेनिनवाद, मार्क्सवाद, इस सब पे बहुत बहुत चर्चा करी हुई, और मैंने अपने वीडियो में नहीं चर्चा करी, हमने पढ़ा होगा इस टॉपिक पे। तो लेनिन का नाम मैंने इसलिए लिया क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो रशिया के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, उनके जो ग्रैंडफादर थे वो लेनिन के यहाँ पर क्या थे? खानसामे थे, एज ए शेफ वर्क करते थे। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर लेनिन का नाम लिखा हुआ है। उसके बाद आप सभी को पता होगा जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था उस समय रूस नहीं था, एक पूरा संगठन हुआ करता था जिसको यूएसएसआर, हिंदी में सोवियत संघ कहते थे, और जिसके इंग्लिश में मीनिंग यूएसएसआर की हुआ करती थी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत रिपब्लिक, जो कई देशों का एक साथ ग्रुप हुआ करता था, जो कि आफ्टर वर्ल्ड वॉर उसके बाद 1922 में ये अलग हो गया था। बाद में रशिया से कॉन्फ्लिक्ट हो गया था, तब यूक्रेन अलग नहीं हुआ था। कौन कौन से टूट के इसके बाद देश बने थे? तो टोटल 15 देश इससे अलग हुए थे यूएसएसआर से, और छोटे छोटे कई सारे पार्ट्स में बट गए थे। इनमें कुछ देशों में 15 देशों के नाम क्या क्या थे? तो कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, अजरबैजान, एस्टोनिया, लातविया, यूक्रेन, रशिया, बेलारूस, मालदीव, जॉर्जिया और आर्मेनिया। ठीक है, तो ये पूरे 15 देश थे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये शॉर्ट टर्म में आपको समझने में काम आएगा। तो ये पूरे ही देश अलग अलग हो गए थे। प्रॉब्लम यहां तक भी ठीक ठीक चल रहा था, सब कुछ ठीक ठाक। प्रॉब्लम आगे बढ़ते हैं तो 1991 में यूक्रेन ने भी रशिया से अलग होने का निर्णय ले लिया। तो 1991 में यूक्रेन पूरी तरीके से अलग हो गया रशिया से, और यहां तक भी दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट थोड़ा वो चलता था, सब कुछ ठीक था। प्रॉब्लम स्टार्ट कब से हुई? आपको लग रहा होगा कि 2022 में अचानक से कैसे क्या हो गया, बट इसकी जो कहानी थी, भूमिका थी, वो 2014 में ही बनना स्टार्ट हो गई थी। 2014 में कैसे बनी थी? तो 2014 में यूक्रेन और रशिया का कॉन्फ्लिक्ट जो था वो स्टार्ट हुआ था। क्यों स्टार्ट हुआ था? क्योंकि यूक्रेन ने यूरोपीय यूनियन में, ईयू में जाने की अपनी डिमांड कर रखी थी, यानी कि यूरोपीय यूनियन में शामिल होना चाह रहा था। ठीक है, अब आपको 3 वर्ड मैं आपको बताऊंगा। एक हो गया ईयू, यूरोपीय यूनियन, एक हो गया नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और एक आता है यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ईयू की खास बात क्या होती है, यूरोपीय यूनियन की खास बात होती है, अभी यहाँ पर हमारे पास देखिए इतने साधन संपन्न मौजूद नहीं है जो मैं आपको बोर्ड पे मैप बना के या मैप के थ्रू समझाने की कोशिश कर सकूं। आपको जितना मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बस उतना आप ध्यान में रखिएगा कि ये एक अगर वर्ल्ड मैप मानूं तो यहाँ पर ये कॉन्फ्लिक्ट मेन हो रहा है, इंडिया अपना स्तर पड़ता है, और जितना भी ये वेस्टर्न कल्चर है, यूएसए, ब्रिटेन
स्पेन, फ्रांस, ये सब इस साइड पड़ता है। ना हो तो आप अपने पास एक वर्ल्ड का मैप रखिएगा, उसमें एक चीज समझ लीजिएगा। तो 2014 में जब यूरोपीय यूनियन में जाने की यूक्रेन ने डिमांड रखी तो उससे रशिया को क्या हुई, प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। रशिया ने प्रॉब्लम क्रिएट करी कि भाई आप ऐसा नहीं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको ऐसा नहीं जाना चाहिए। बट यूरोपीय यूनियन में यानी कि जो उसके ये थे, क्या थे, मतलब इसके जो राष्ट्रपति थे उस समय के, उन्होंने पूरी तरीके से जाने की डिमांड लास्ट में कर दी थी। लास्ट में बोले तो उनकी गवर्नमेंट जाने से पहले गवर्नमेंट चली गई, गवर्नमेंट के बाद गवर्नमेंट चेंज हुई, उन्होंने पूरी तरीके से उसमें यूरोपीय यूनियन में शामिल होने की डिमांड मान ली कि हाँ भाई यूरोपीय यूनियन में शामिल होने चाहते हैं। उसी गुस्से में आके, उसी लड़ाई में आके रशिया ने उस समय क्रीमिया, एक छोटा सा कंट्री था, उस पर कब्जा कर लिया। कहाँ पर लिखा हुआ है, लिखा नहीं हुआ है शायद, ठीक है। तो उससे लड़ाई होकर 2014 में क्रीमिया को अपने अंडर में ले लिया। अब तब से ये विवाद चला आ रहा है, यूक्रेन क्रीमिया का, यूक्रेन क्रीमिया और रशिया का विवाद चलता आ रहा है। इसी चक्कर में तब भी रशिया पर कई देशों ने प्रतिबंध लगा दिया था, इसी चक्कर में कि भाई उसने रशिया को, क्रीमिया को अपने अंडर में ले लिया था। G8 कंट्रीज, अब G8 कंट्रीज कौन कौन सी होती हैं, तो दुनिया के 8 सबसे शक्तिशाली अर्थव्यवस्था वाले देश, उनको G8 कंट्रीज में शामिल होने का मतलब शामिल थे, जो 2014 के बाद यहाँ से। अब उसमें कंट्री कौन कौन थी तो वो भी याद कर लीजिएगा। देखिए मैंने बिल्कुल लाइन बार से बनाया हुआ है। ये ईस्ट साइड में रशिया और जापान, मिडिल ईस्ट में ब्रिटेन, जर्मनी, इटली और फ्रांस, और वेस्ट में कनाडा और यूएसए। ये टोटल 8 कंट्रीज थी। अब इसमें से किसको कट कर दिया गया, तो इसमें पूरी तरीके से रशिया को बाहर कर दिया गया, जो अब ये G8 बन के अब ये G7 का ग्रुप बन चुका है। फिर यूरोपीय यूनियन में जो मैंने अभी छोड़ा था वहां पर बताया था आपको, यूरोपीय यूनियन में शामिल होने का मतलब ये होता है कि सारी यूरोप कंट्रीज किसमें शामिल हो जाए, नाटो में शामिल हो जाए। नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये कहता है, उसका कॉलम नंबर 5 कहता है कि अगर टोटल इसमें 30 कंट्रीज हैं, इस समय वर्तमान में बात कर रहा हूँ, 30 कंट्रीज हैं, इंडिया, जापान, यूएसए ये सब नहीं है उसमें, फ्रांस से ज्यादातर, ब्रिटेन, ब्रिटिश ईस्ट की तरफ, वेस्टर्न कल्चर की तरफ लोग ज्यादा है वहां पर नाटो में, ठीक है। तो नाटो में शामिल होने की डिमांड इन्होंने रखी। तो मुद्दा सिर्फ इतना सा था कि एक जो नाटो में शामिल हो जाता है और अगर नाटो के कंट्री में कोई अटैक करता है या कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो नाटो वाले पूरे ऑल ओवर द कंट्री, यानी कि जितने भी 30 देश हैं वो सब मिलकर उसको, उस पर हमला कर देंगे, उस अकेले को मारेंगे। बात सिर्फ इतनी सी थी यहाँ पर, ठीक है। अब आपको समझना चाहिए बात सिर्फ इतनी सी थी, बट इन्होंने तब भी डिमांड अपनी नहीं छोड़ी और आज भी यूक्रेन उसके लिए खड़ा रहा। प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। हाँ, अपने कीवर्ड पॉइंट ये थे कि नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, वर्तमान में 30 देश है, एस्टैब्लिशमेंट का हुआ 1949 में। यूएनओ क्या है, यूएनओ 1945 में आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्रिएट हुआ, तब बना था 1945 में। और भारत क्या है, इसके 2 वर्ष के लिए अभी अस्थायी टेम्परेरी इसका सदस्य है, ठीक है। और भारत ने पूरी तरीके से इस मामले से दूर रहने का अपना निर्णय लिया है। वहां पर जब कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उस पर बहस कराई गई थी, बातचीत हुई थी, उस पर वोटिंग, एक टाइप से बोले तो सिंपल लैंग्वेज में वोटिंग कराई गई थी। वोटिंग में इंडिया ने पूरी तरीके से डिनाई कर दिया कि ना हम यूक्रेन के साथ हैं ना हम रशिया के साथ हैं। उसी तरह से चाइना ने भी डिक्लाइन कर दिया और यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात ने भी पूरी तरीके से डिनाई कर दिया कि मैं किसी के साथ नहीं हूं। अब मैं आपको इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट का एक मतलब ये समझाना चाहूंगा कि अगर आप ये समझिए कि आप पूछेंगे कि गलती किसकी है, रशिया गलत कर रहा है, वैसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, मैं भी एक तरीके किसी के लिए भाई मैं साथ नहीं हूँ, ना मैं यूक्रेन के साथ हूँ और ना मैं पर्सनली बोलूँ तो मैं रशिया के साथ हूँ। लेकिन अगर आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि अगर आप एक साइकिल चलाते हैं और आपकी टक्कर एक बाइक वाले से हो जाती है, ठीक है, फिर भी पब्लिक किसको मिलके मारती है, बाइक वाले को। अगर बाइक वाले की टक्कर कार वाले से हो जाती है तो पब्लिक किसको मारती है, कार वाले को मारती है। और अगर भले भी गलती में एक बात बोलूं तो कि गलती एक हो सकता है कि बाइक वाले की भी हो कि वो रॉन्ग साइड से आ रहा हो, ऐसा हो, उसने नहीं टच किया और मार हुआ, ठीक है। लेकिन ज्यादातर केसेस में ऐसा होता है कि हमेशा छोटे वाले को उसको बड़ा वाले को ही मार पड़ती है, ठीक है। तो इसलिए हमारा सारा जो कहने का मतलब है कि हम लोग किसके फेवर में जा रहे हैं और किसके फेवर में नहीं जा रहे हैं, तो ये हम लोग खुद समझ सकते हैं। ये हमारा ह्यूमन नेचर है कि किसके प्रति हमारी सिंपैथी जा रही है और किसके विरोध में हम लोग खड़े हुए हैं, ठीक है। वो आप सबका अपना अपना ओपिनियन हो सकता है, आप लोग समझ सकते हैं। हाँ, इससे इंडिया पे इफेक्ट क्या पड़ेगा, तो अभी आप इलेक्शन खत्म होने दीजिए, आप मेरी वीडियो को शायद देख रहे होंगे या आप एक हफ्ते बाद देखिएगा। अभी पेट्रोल डीजल के दाम 10 से 15 या 20-25 रुपए तक इजिली बढ़ सकते हैं।
आप सुबह का न्यूज़पेपर उठा के देखिए, उसमें भी आपको मिल जाएगा कि 15 रुपए तक बढ़ने के आसार हैं। और ये आज की डेट में भी हो सकता है, बट इलेक्शन की वजह से ये चीज नहीं हो रही है। इलेक्शन के बाद ये चीज कंफर्म होगी। आप चाहें तो नोट करके फ्रेम लगा के मुझे ये बात याद कर लीजिएगा। किसके किसके दाम बढ़ने वाले हैं? तो सबसे पहले गैस के दाम बढ़ने वाले हैं, गैस के दाम बढ़ेंगे इजीली। और क्या बोलता हूँ, पेट्रोल और डीजल के जितने भी कच्चा तेल के हैं सबके दाम बढ़ जाएंगे। तो इंडिया पे भी इफेक्ट पड़ने वाला है। तो हम लोग भी यही दुआ करते हैं कि जल्द से जल्द ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, विवाद चल रहा है, यानी कि जो वॉर चल रहा है इन दोनों देशों के बीच में, वो जल्द से जल्द खत्म हो जाए और सब कुछ सही साठ आराम से हो जाए। ठीक है, तो मैं इस वीडियो के थ्रू यही प्रे करूंगा। बाकी आप लोग के काम हाथ में है, आप लोग इसको लाइक करिए, शेयर करिए। बाकी वीडियो यही खत्म करते हैं। चलिए, थैंक यू एंड बाय बाय।